ओह, भारत पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर चुका है। पंजाब के जो ईस्टर्न दरिया हैं, उन दरियाओं की कैपेसिटी बहुत कम है। पंजाब में इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली लोग लोगों की मदद को पहुंचते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते। हाँ, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर पीडीएम के दौर में भी वो बहुत एक्टिव रहे। सस्ते दामों खरीदते थे और महंगे दामों बेचते थे। सारा डाउनफॉल मैंने आपने तो नहीं किया ना। भारत की आबी दहशतगर्दी मुसलसल पानी छोड़ने के बायस दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। आरिफपाला के करीब दरिया सतलज में तूफानी आ गई। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह, कई मकानात बह गए। दरियाए चनाब में कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। 139 गाँव ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। दरियाई चनाब, रावी, सतलुज और दरियाई झेलम में सैलाबी सूरत हाल ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। गुड्डू और सखर बैराज से सुपर फ्लड टकराने का इम्कान। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की सतह 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर सकती है। सुपर फ्लड से दरियाए सिंध के हसास हिफाजती बंदों और पुश्तों को खतरा लाहक है। भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ फौज ढाल बन गई। वजीर आजम आज पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज दिन रात काम कर रही है। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके, 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। डीजीएसपी फजल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अवाम और फोर्सेस मुत्तहिद हैं, कोई बातिल कुव्वत दरार नहीं डाल सकती। सैलाबी सूरत हाल में मुल्की सियासी सूरत हाल पर दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की छांगा गली में अहम बैठक। सियासी और आईनी अमूर समेत सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इलामे के मुताबिक नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा। और सह अफ्रीकी सीरीज से कबल कौमी टीम की प्रैक्टिस के बाद मौज मस्तियाँ। स्पिन बॉटल गेम में एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश, तफरी अंदाज में एक दूसरे को टारगेट किया। नाकामी पर पुशअप्स की सजा भुगतना पड़ी। कौमी टीम का कल अफगानिस्तान से टाकरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो खैर आकले वशअत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम। एंड मैं हूं सादिया साहब। साथ ही आज के शो का आगाज मैं एक शेर के साथ करना चाह रहा हूँ। फैसल, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है सूरत हाल में, अगर आपको आज भी शायरी याद आ रही है तो प्रेजेस फॉर दैट दाद देनी पड़ेगी आपको। नहीं, मुझे हालात के मुताबिक एक शायरी याद आ रही है। चलें, आई वुड लाइक टू लिसन व्हाट यू हैव। तो भाई इरशाद। तो अर्ज किया है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। फैसल, दुश्मन और वो भी खानदानी, क्या ये है कहानी? सादिया, ये कहानी है बड़ी पुरानी और इसके किरदार हैं वजीर आजम हिंदुस्तानी। ओह, भारत पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर चुका है। जी हाँ। वी नो दैट। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? एहसन इकबाल ने इस बात पे मोहर जब्त की है और उनका ये कहना है कि भारत ने पानी को हथियार की सूरत में रेला बनाकर छोड़ा है और अगर सिंध तास मुआहदे के तहत ताउन करते तो इस नुकसान में बहुत हद तक कमी हो सकती थी। सुनाते हैं आपको। तमाम तर सूरत हाल में हम अब ये देख रहे हैं कि पंजाब में जो बहने वाले दरिया हैं वो मज़ीद बिफर गए हैं। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर समेत 8 अजला में फ़ौज को तलब भी कर लिया गया है। और इसके साथ ही फैसल, जब हम रावी की चनाब सतलुज में सैलाब के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कि वहाँ हाई अलर्ट जारी है और तीनों दरियाओं के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ जो करीबी मतलब तमाम तर आबादियाँ हैं वो बुरी तरह से इससे मुतासर हो रहे हैं। कल से जो फुटेजेस आ रहे हैं दे आर डेवास्टेटिंग और वो शॉकिंग है एक्चुअली, जिस तौर से इलाकों के अंदर पानी दाखिल हुआ है और लोगों ने पनाह, पता नहीं उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि वे आर दे आर एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे आर देयर। अच्छा, इस सारी मामले में एक मस्बत पहलू अगर तो हम कहें वो ये कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल तो किया गया है ना, और मज़ीद अफराद की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। तो अब हमारे नुमाइंदगान इन इलाकों में मौजूद हैं। सबसे पहले कमालिया का रुख करते हैं और कमालिया से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात कर लेते हैं
कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। और कमालिया भी उन इलाकों में से एक है जहाँ पे ये सैलाब आया और आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुई। तो हम देखते हैं कि कमालिया में इस वक्त सिचुएशन क्या है, और मोहम्मद हसन मुस्तफ़ाई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हसन, बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया की तरफ से आबी जारी है। दरिया रावी में एक बड़ा रेला जो है इस वक्त कमालिया के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि इतलात के मुताबिक जस्सर के मुकाम से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा गया है, जो कि यहाँ से मतवक्को तौर पर कल गुजरेगा। यहाँ पर दरिया रावी में इस वक्त जो है निचले दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है, जबकि इंतजामिया की तरफ से जो है यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ जगह पर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं ताकि आबादी जो है महफूज मुकाम तक मुंतकिल हो जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी यहाँ पर मुतहर्रक होकर यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो बंद हैं उन पर भी जो है निगरानी कैंप कायम कर दिए गए हैं। जबकि हमारी मुकामी जो लोग हैं उनसे भी बात हुई, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन अभी मजीद इंतजाम की ज़रूरत है और उनको महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने के लिए हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रक करने की ज़रूरत है। जबकि अगर बात की जाए दरिया रावी में सख्त पानी की सूरत हाल की, तो दरिया रावी में पानी जो है सख्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करीबी आबादियों को खतरा है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। मोहसिन, ज़रा उधर दूसरी जानिब रुख कर लेते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है। ज़हीर सियाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर, बताइएगा कितना पानी यहाँ से गुजर रहा है, कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, अतराफ़ की आबादियों क्या सूरत हाल है? जब हम बात करें कि लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में दरिया चनाब की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक होने के बाद हैड कादराबाद बराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। ज़िली इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि 10,000 से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, जिसके बाद हिफाजती बंद को तोड़ना पड़ा है। बंद टूटने के बाद 3 ज़िला का ज़मीनी रास्ता जो है ज़िला मंडी बहाउद्दीन से मुनक़ता हो गया है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, गुजरांवाला को जाने वाले जो मरकज़ी शहर है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। सैलाबी रेले के बाइस करीबी जो देहात है पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक 80 से ज़्यादा जोन से देहात है वो ज़ेरियाब आ चुके हैं, जिनमें ज़री ज़मीन है, मकानात और रस्ते शदीद जोन से है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िली इंतजामिया की जानिब से 800 से ज़्यादा जोन से अफराद को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़िली इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें मौका पर मौजूद है और मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ पाक फौज के दस्ते सेवा अदारों के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन में शरीक है। मुकामी आबादी को हिदायत की गई है कि वो दरिया चनाब के करीबी जो इलाके हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और पानी वाले जो इलाके हैं उनको छोड़ दे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब मंडी बहाउद्दीन से पाक पतन का रुख कर लेते हैं। पाक पतन में भी पिछले 2 दिनों में सूरत हाल बड़ी ख़राब रही है। हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी वहाँ मौजूद हैं। तारिक, ज़रा बताइए पाक पतन की करंट सिचुएशन क्या है, क्या कुछ हो चुका है अब तक? हाँ जी बिल्कुल, भारतीय आबी जहरियत मुसलसल जारी है। भारत ने आबी जहरियत दिखाते हुए दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद दरिया सतलुज जो है वो बिफर गया है, सैलाबी हाल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त जो दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब के जो खदशात हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो जो दरियाए सतलुज में पानी का जो ज़मीनी कटाव है उससे लोगों की जो सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। पानी के इस तेज़ बहाव और पानी के जो लेवल की ऊंचाई है उसके बायस लोगों की जो खड़ी फसलें हैं जिसमें तेल, चावल, मकई और जानवरों का जो चारा है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, शदीद मुतासर हो रहा है। मेरे पीछे आप चक्कर आलो का, इसके साथ मलक बहावल और दीगर यहाँ की जो बस्तियाँ हैं उन बस्तियों में भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। लोगों का इनखला जो है वो जारी है। अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से पाकपतन की ये जो 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है इस पर 12 जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ 13 रेस्क्यू की बोट्स जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रही है। लोगों का जो घरेलू सामान, लोगों का माल मवेशी को भी जो है वो यहाँ से नकल मकानी करके उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि हम इस सैलाबी जो आबी जहरियत है, जो भारतीय आबी जहरियत है, उससे निपटने के लिए हमा वक्त जो है वो तैयार हैं। तो इस वक्त जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उसमें महकमा रेवेन्यू का अमला, महकमा हेल्थ का अमला, रेस्क्यू 11 बाई महकमा लाइफ स्टॉक, पैरा फोर्स और पुलिस के जो ठीक है, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे भट्टी। अच्छा, इससे पहले कि हम अगले नुमाइंदे की जानिब जाएं, हम अपनी स्क्रीन पे इस वक्त अपने बालाई खाने में जो मुख्तलिफ अजला के ज़िम्मेदारान हैं उनका नंबर चला रहे हैं। तो वो तमाम तर अफराद जो अगर तो फंसे हुए हैं या उनके कोई रिश्तेदार फंसे हुए हैं इन इलाकों में जिसमें तांदलिया वाला है, गुजरात है
और दीगर हैं तो वो इन नंबर्स पे राब्ता करके जो है वो इत्तला दे सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही ज़रा रुख कर लेते हैं कसूर का कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद मौजूद हैं और उनकी बात हुई है एक्स डिप्टी कमिश्नर इमरान अली से, तो ये भी वहाँ के अतराफ के लोगों को कुछ मदद फराहम कर सकता है, हो सकता है उनकी बात सुनें। जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज के अंदर पानी की सतह की बात की जाए तो दरिया सतलुज के अंदर जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो गया है। इस टाइम हाई दर्जे का सैलाब आ चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं और लोग जानवरों के लिए चारा खत्म हो चुका है। यहाँ पर इंतजामिया अलर्ट है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस सवाल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक पानी का फ्लो चल रहा है यहाँ पर। हमारे पास जितनी इनखला की आर्मी और पुलिस की हमारी फोर्सेस अंदर चली गई हैं और वो सब निकाल रहे हैं उनको। जैसा अभी भी हम गए थे भिकीवेंड के एरिया में और चंदा सिंह वाला एरिया में, वहाँ पे हमें पता लगा कि कुछ घरों के अंदर लोग छुप के भी बैठे हुए। इस विलिंगनेस के लिए अभी जो हमने पॉइंट आउट किए हैं उस पर दोबारा पुलिस जा रही है और उनका इनखला करेगी। हमारे पास ओवरऑल ये 22 किलोमीटर की लेंथ है जो पूरी चूनिया तक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पानी का स्टैंड हो रहा है वो है शहजरा और केकर पोस्ट के दरमियान, और इस फ्लो ने अब आगे भी जाना है। तो जितनी जल्दी इनखला इंशाल्लाह पॉसिबल होता जाएगा, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता चला जाएगा कि हम आगे अपनी फोर्स को कैसे डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसा कि डीसी कसूर का ये कहना है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इनखला किया जा रहा है, लोगों के घरों में जो पानी दाखिल हो चुका है उनको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। डीसी कसूर का ये कहना है कि जब हम लोगों ने इन इलाकों को विजिट किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो घरों में छुप के बैठे हुए थे, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके जो जानवर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह से रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि लोग जानी हादसा से बच सके, परेशानियों से बच सके। और डीसी कसूर खुद इस अमल में लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के साथ और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इनखला करने में उनकी मदद की जा रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की जो फसलें हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, इसकी डिटेल्स हमारे नुमाइंदे कसूर से हमें दे रहे थे। अच्छा, अब ये पंजाब की सूरत हाल तो है ही, लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि सैलाबी रेला अगले चंद दिनों में गुड्डू बैराज यानी कि सिंध में ये दाखिल होगा और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ पे आ रहा है। सूरत हाल क्या है इस हवाले से पहले तो अपने नुमाइंदे शाहिद अली से बात कर लेते जो सक्खर में मौजूद हैं। जी शाहिद, क्या सिचुएशन है? जी, दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्का है। पंजाब के दरियाओं से जो पानी आ रहा है वो आकर सीधा गुड्डू बैराज को टच करेगा और गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से महकमा आबपाशी ने इंतजामात मुकम्मल करना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध खुद मैदान में आ गए हैं। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो भी जो है मैदान में है और मुसलसल हसास बंदों का मुआयना भी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम जो है वो सक्खर बैराज पर मौजूद हैं। ये देखें, सक्खर बैराज ने अभी दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजारा है। अभी कुछ पानी यहाँ कम हो गया है, लेकिन पानी की आप देख लें रफ्तार कितनी है, कितना ज़्यादा पानी जो है वो पंजाब के दरियाओं से आने वाला है और ये कोटरी बैराज की तरफ जा रहा है। सूरत हाल क्या रह सकती है सिंध में इस मरतबा जो सैलाब का रेला आ रहा है उसके लिए क्या इंतज़ामात हो रहे हैं, बात कर लेते हैं माहिर रेगुलेशन वाटर और सक्खर बैराज के साबिक इंचार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज़ सुमरो से। सुमरो साहब, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि सिंध हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और करेगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि कितना पानी, सुपर फ्लड की बातें हो रही, क्या इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ रहा है? देखें, अभी इस वक्त जो चनाब में तकरीबन 10 लाख क्यूसेक्स पानी जो है ना वो वहाँ से गुज़र रहा है और इस वक्त कादराबाद से वो पानी होता हुआ ट्रिमू बैराज पे आएगा, फिर ट्रिमू से पंजनत पे आएगा। इसके अलावा सतलज और रावी का पानी भी है, लेकिन खुशनसीबी ये है कि सतलज और रावी का जो पानी है ना वो इसमें माना मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से अब एक्सपेक्टेड यही है कि गुड्डू बैराज पे 6 से 7 लाख क्यूसेक्स पानी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अगर बारिशें नहीं होती हैं तो फिर तो यही पानी यहाँ से गुजर जाएगा और अगर बीच में फिर कोई नई बारिशें शुरू हो जाती हैं, हेल टॉरेंट्स अगर आ जाते हैं तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लेकिन बारिशों की पेशगोई तो है। मैंने यही कहा कि देखें, इससे पहले भी महकमा मौसमियात ने कई जो है फोरकास्ट और प्रिडिक्शंस इशू किए हैं, तो वो ज़्यादातर पंजाब साइड पे ही उनका जो है ना असर देखा गया है। सिंध में ज़्यादातर लोअर सिंध में देखा गया है। तो अगर हिल टॉरेंट्स में कोई बारिशें होती हैं, वहाँ कोई शिद्दत आती है बारिशों की, तो फिर वो पानी इसमें शामिल हो जाएगा, तो फिर वेरी हाई फ्लड पे भी जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है 6 से 7 लाख तक का कैलकुलेशन हुई है और मज़ीद अभी हम इसको जो है वाच कर रहे हैं कि जब ये ट्रिमू से क्रॉस करता हुआ पंजना से क्रॉस करेगा
और फिर चाचना के मकाम पे दाखिल होगा तो उस वक्त मज़ीद और क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, हमारे पास सिंध में जो हसास बंद हैं उनकी निगरानी के हवाले से बनाए, उनको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, आपको मालूम है कि 1 जुलाई से लेकर ही यहाँ पर जो है फ्लड की सूरत हाल रही है। इस दफ़ा पूरा महीना फ्लड रहा है, अगस्त में भी रहा है। तो उस हवाले से यहाँ से लो फ्लड यानी जो पहले पास हो चुका है, निचले दर्जे का सैलाब, उसके बाद मीडियम फ्लड अभी पास किया है। तो ऑलरेडी हमारा स्टाफ जो है दोनों अतराफ़ में, बंद के माना बैराज के दोनों अतराफ़ में जो है तमाम स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, कैंप बने हुए हैं और वहाँ पेट्रोलिंग चल रही है। चीफ इंजीनियर साहिबान ख़ुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने भी ख़ुद जो है 1-2 दफ़ा विज़िट किए हैं। तो इसलिए बंद हमारे इंटैक्ट हैं और वहाँ पर अमला भी मुस्तैद है और इंशाल्लाह ये पानी भी यहाँ से गुज़र जाएगा। ये पानी भी यहाँ से गुजर जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये पानी यहाँ से गुजर जाएगा। जितना भी हसास बंद है, जिनमें नुसरत लूप बंद है, कादरपुर लूप बंद है, कंदकोट बंद है, गौसपुर बंद है, उल्रा जागीर बंद है, आकिल आगानी बंद है, ये हसास बंद है जिनकी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। यहाँ पर पत्थर भी ट्रालियों में भेजे गए हैं ताकि इनको मजबूत बनाया जा सके और इनकी पूरी तरह निगरानी की जा रही है। लेकिन जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त जो है गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। पंजाब के इलाके से निकल के ये सारा पानी जो है सिंध से होता हुआ, कोटरी बैराज से होता हुआ समंदर की तरफ जाएगा। तो इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है, महकमा आबपाशी अलर्ट है और आप देखें कि पूरी तरह इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा कोई नुकसान ना हो सके, सिंध के अवाम को नुकसान ना हो सके और हमारे जो हिफाजती बंद हैं, हिफाजती पुश्ते हैं वो भी इंटैक्ट रह सकें। जी ठीक है शाहिद, बहुत डिटेल्स आपने हमें सखर से आगाह की है और ऑब्वियसली अब सखर की तरफ अगर फ्लड का रुख बन रहा है तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या इंतजामात हैं। एट द सेम टाइम हमें अभी से ये इंतजामात भी देखने होंगे कि किन किन लोगों को उनकी लोकेशन से मूव अराउंड करना पड़ेगा और सेफ मकामात पर उन्हें पुश करना पड़ेगा। मीनवाइल हम दोबारा से इस चीज़ को आपको बता दें कि हमारी स्क्रीन के बालाई हिस्से पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये तमाम तर उन अजला में ज़िम्मेदारान के नंबर्स हैं जहाँ पे सैलाब आया हुआ है या सैलाब से मुतासर होने का ख़दशा है। पंजाब की इस वक्त पूरी सूरत हाल की अगर बात करें तो सादिया मानसून शुरू हुआ है और हमने देखा कि पहले बालाई इलाकों में उसने तबाही मचाई है। तबाही मचाने के बाद और जो ख़ास तौर पे स्वात हो गया, बुनेर हो गया, शांगला हो गया, जी वहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें, गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, चलास हो गया और दीगर हो गए। तो और अब ये फिर पंजाब में आया और अब उसके बाद फिर ये इत्तला यही है कि अब ये नीचे सिंध की तरफ जो है वो जाएगा। तो DG PDM सिंध सैयद सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सिंध में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र PDM ने क्या क्या इक़दाम किए हैं ज़रा बताइए। जी, PDM सिंध ने जो इस साल की मानसून की फोरकास्ट थी उसमें ऑलरेडी जो हमने प्लानिंग की थी वो तकरीबन हाई फ्लड लेवल की थी, यानी कि 5 लाख से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान गुजरने वाले के रेले की हमें इस पर तवक्का थी। जो अब तक की सूरत हाल है उस पर थोड़ा उस पर इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी जो है वो हमने की भी है। उस तैयारियों में मेनली जो होता है वो ये होता है कि सारे कॉन्टीजेंसी प्लान के तहत जितनी भी हुकूमत के जितने भी इदारे हैं उनके जो जो फंक्शंस हैं वो उनको बताए जाते हैं कि किसने क्या काम करना है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, उन्होंने आइडेंटिफाइड रिलीफ कैंप्स पे अपने हेल्थ यूनिट्स की डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश करनी होती है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने करना होता है। जो मुतल्लिका अजला हैं उनके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जो है वो रिलीफ कैंप्स जो आइडेंटिफाइड होते हैं उसमें बुनियादी सहूलतें जो है वो लोगों को प्रोवाइड करने की वो कोशिश करते हैं। जबकि हम PDM सिंध उनको सपोर्ट करने के लिए में वो तमाम अशिया जिनकी पब्लिक को ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी सैलाबी सूरत हाल में, जब वो अपने घरों को छोड़ के रिलीफ कैंप्स में आते हैं, तो उन सब की तैयारी की गई है। ठीक है, इस वक्त पंजाब में तो सैलाबी सूरत हाल है ही और हम ये बात जानते हैं। भारत से जो सैलाबी पानी छोड़े जाने के साथ गुज़िश्ता 2 रोज़ में 700 मिलीमीटर बारिश हुई है, इसकी वजह से भी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। सिंध में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की? यहाँ पर कितना बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा, किन दरियाओं में बहाव क्या होगा और फिर क्या इंतजामात? जी देखिए, जो मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब की सूरत हाल और सिंध की सूरत हाल को आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, जो भी आपके नाज़रीन हैं, कि जो पंजाब के जो ईस्टर्न दरिया हैं उन दरियाओं की कैपेसिटी बहुत कम है और उनके जो हेडवर्क्स या उनके बैराजेस हैं उनकी भी कैपेसिटी, जो डिज़ाइन कैपेसिटीज़ हैं वो कम है, क्योंकि ये दरिया
कॉन्टिन्यूसली नहीं बहते और वो इंडिया की तरफ से जब पानी छोड़ा जाता है या बारिशें हों तब वो दरिया एक्टिव होते हैं। जबकि सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह दरिया सिंध में के नीचे समंदर तक बंदों की सूरत हाल बहुत बेहतर है। 2010 में जहाँ पे ब्रीचेस हुए थे तो उनको प्लग इन किया गया था और उसके बाद दरिया के बंदों की लेवल को भी रेस किया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2015 और 14 में भी सैलाब आया था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी हिफाजत से समंदर को पहुंचा दिया गया था और कोई नुकसानात नहीं हुए थे। तो इस मरतबा भी जो है वो पानी उसके अंदर ही रहेगा, उम्मीद यही है, क्योंकि पंजाब में जब आपके बारिशें होती हैं और इस टाइप की सैलाबी सूरत हाल होती है, क्योंकि उनके हेडवर्क की डिज़ाइन कैपेसिटी कम है, बराजेस की डिज़ाइन कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे वो ब्रीचेस करके पानी को डिस्पर्स करते हैं। उससे ज़्यादा एक सर्टन सिटी से ज़्यादा पानी को वो गुजरने अलाउ नहीं करते हैं। तो वो जब पानी डिस्पर्स होता है तो वो फिर दरिया में जब वापस आता है तो एक तो मुख्तलिफ दरियाओं के जो टाइम लैग है उसके वजह से पानी की क्वांटिटी जो है वो उस तरीके से आप 2+2 4 करके उसको नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हम इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इस पर मॉनिटर कर रहा है। आज भी सीएम साहब के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास शाम को मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें डिटेल में सीएम साहब ने सारे सूरत हाल का जायज़ा लिया था और मुतल्लिका जितने अफसरान और वज़ीर मौजूद थे उन्होंने जो है वहाँ पे फैसले लिए। और सीएम साहब ने एक बहुत ही जो अहम फ़ैसला लिया था वो ये था कि जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं और जो MPAs हैं और मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं उन सबको फील्ड पे जाने के लिए क्या भेज दिया है कि जो अच्छा अब इसमें सर मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, उनकी जो है ये एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में क्या सिर्फ रूरल एरियाज़ अफेक्ट होंगे या फिर अर्बन एरियाज़, अर्बन फ्लडिंग उसका भी कोई ख़तरा है? क्योंकि कच्चे के 3.5 लाख अफराद के मुतासर होने के खदशे के बाद उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई? 2022-23 में तमाम तर जो अफेक्टेड थे उनको कराची लाया गया था, तो उसी तरह की कोई प्लानिंग है या क्या है? का तो इस दरियाई सूरत हाल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कच्चे की जहाँ तक आप बात करते हैं तो कच्चे में तकरीबन जो हमारी एस्टीमेट है वो अगर 7 लाख क्यूसिक के अंदर रहा पानी तो वो फिगर बनता है तकरीबन 53,000 फैमिलीज़, जो कि तकरीबन 3 लाख से कुछ ऊपर का फिगर है। और अगर खुदा न खास्ता ये 7 लाख से 9 लाख क्यूसिक तक अगर चला गया, यानी कि 9 लाख क्यूसिक पे, तो ये डबल फिगर हो जाएगा, तो तकरीबन 1,05,000 फैमिली से जो उससे मुतासर हो सकती हैं। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें तकरीबन ये फिगर जो है वो हमारी उम्मीद है कि 53,000 फैमिलीज़ के अंदर ही रहेगा। ठीक है, रेस्क्यू 1122 से कोऑर्डिनेशन में है क्या, और NDMA या फ़ौज पाकिस्तान को इमदाद के लिए कॉल की गई है? इस वक्त क्या सिचुएशन है अगर हम रेस्क्यू के हवाले से बात करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू 1122 तो हमारा अपना इदारा है, हुकूमत सिंध का, हमारी है, उन साथ हम वक्ती राब्ते में होते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कि अगर आवाम को एवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके सिलसिले में कल हमने एक और मीटिंग भी कॉल की है जिसमें इसको फर्दर जो है वो अपनी तैयारी का जायज़ा लिया जा सके, और साथ साथ इसमें हमने अफवाज पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदों को भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी आ जाएँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है कि जिसमें हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम उसमें किस तरीके से लोगों को एवैक्यूएट करेंगे और उनकी इमदाद करेंगे। अच्छा, व्हाट आर द रिसोर्सेज सिचुएशन सर? कितने मुतासरीन को PDMA फैसिलिटेट कर सकती है, ये बताइए। जी, जहाँ तक हमारे वसाइल के ताल्लुक है तो मैंने जैसे पहले कहा कि जो 53,000 फैमिलीज़ के लिए तो हमारे पास तैयारी मुकम्मल है। जो अगर ये खुदा न खास्ता फिगर डबल हो जाता है जो कि 9 लाख क्यूसिक की सूरत में, तो वो भी तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं जो कि अभी हम ले रहे हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल होती तो उनको थोड़ा जल्दी अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो तो देखिए हमारी अरेंजमेंट्स होती हैं यूटिलिटी स्टोर्स के साथ या मुख्तलिफ दूसरे जो वो हैं सप्लायर्स हैं जो कि बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो कि हमें बर वक्त जो है वो चीज़ें इमरजेंसी मुहैया करते हैं। हम उनके साथ राब्ते में हैं और उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो हम बग़ैर किसी देर के लोगों को जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो हम मुहैया कर सकें। ठीक, कितने दिन प्रायरली चाहिए होंगे आपको मुंतकली के लिए, और ये कि कितने दिनों में इन लोगों को वहाँ मूव किया जा सकेगा? कितना बड़ा इंतज़ाम आप लोगों ने इस हवाले से सोच रखा है?
देखिए जी, दरिया का पानी जो है ना, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जो अभी है वो ये कि 2 से 3 दिन के लिए इवैक्यूएट किए जाएंगे और पानी उसके बाद रिसीड होना शुरू हो जाएगा। और ये दरिया का, जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि दरिया काफ़ी फैला होता है, कहीं पे 14 किलोमीटर है, कहीं इससे ज़्यादा है, कहीं इससे कम है। तो वो पानी जब चढ़ता है, तो जब एक सर्टेन लेवल से ऊपर आता है तो फिर आबादी ज़्यादा मुतासर होती है, और सर्टेन लेवल से कम होता है। इसी तरीके से जब दरिया रिसीड करता है तो उसी तरीके से वो नीचे पानी जब जाना शुरू होता है तो आवाम जो है, घर जो क्लियर होते जाते हैं, वो पब्लिक अपनी वापस अपने घरों को जाना शुरू हो जाती है। तो एक अंदाजे के तहत हम कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन या 5 दिन तक मैक्सिमम उन लोगों को डिस्टर्बेंस होगी और जो है उनको एवैक्यूएट होके बाहर आना पड़ेगा, मतलब कि जो महफूज मुकामात हैं उन पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद थे रिसेंट और बता रहे थे कि क्या सूरत हाल रह सकती है आगे। इट्स गुड कि जी आप प्रायर जो है इंतजाम कर लें। जो पंजाब में भी सिचुएशन हमने देखी शादिया के प्रायर इंतजाम किए गए, सिंध में भी प्रायर इंतजाम किए गए, लेकिन आखिर हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो कितने अरसे तक ये प्रायर इंतजाम करने की सलाहियत रखती है। हम जो वेदर के साथ अब जो कर चुके हैं, आखिर कितना उसको हम छेड़ते रहेंगे और कितना हम अपने आप को प्रिपेयर रख सकेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हो चुका है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। 26 जून से जो मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है, उसने नॉर्दर्न एरियाज़ में तो तबाही मचाई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से हम खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर और फिर जब अब पंजाब की सूरत हाल देखते हैं तो वो भयानक असरात उसके हम देख रहे हैं। इसके असरात ऑब्वियसली हम लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है, लोगों के कारोबार का नुकसान हो रहा है, उनके मामूलात ज़िंदगी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी तादाद में हमने जानें भी गंवाई हैं और यही वो नुकसान है जिसका अब हम अभी भी हम उससे गुजर रहे हैं। कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने पूरे पाकिस्तान से रखना चाहते हैं। 26 जून से अब तक जो बारिशें हुई हैं, अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन जो इस वक्त मॉनसून की सूरत हाल बन रही है, जो उससे डेडली नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, तकरीबन एक बड़ी तादाद में लोगों को अगर कैलकुलेशन की जाए तो इस वक्त 776 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और अगर इंजर्ड की बात हम करते हैं तो इसमें तकरीबन 993 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अस्पतालों में हैं। और ना सिर्फ ये, लोगों के घरों का भी नुकसान हुआ है। कुछ पिक्चर एक क्रिएट करते हैं कि अगर हम कश्मीर से शुरू करें तो इस वक्त सूरत हाल क्या बनती हुई नज़र आ रही है। कश्मीर में 68 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 39 जो थे वो मर्द थे, 16 ख़वातीन थी और 13 बच्चे जो हैं वो इसमें जान की बाजी हार बैठे। इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहाँ पर सैलाब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि मॉनसून इस तरह से इस सीज़न में हिट किया करेगा, वहाँ पर तकरीबन 469 जो है वो ज़िंदगियाँ गई हैं और इसमें भी अगर हम देखें तो 329 मर्द हजरात, इसके अलावा 59 ख़वातीन और 81 बच्चे भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार बैठे। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अभी नंबर्स जो हैं वो मज़ीद खुदा न खास्ता बढ़ सकते हैं। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब से जो नंबर्स हमारे सामने हैं वो 165 के आए हैं, जिसमें 63 मर्द हजरात इसका निशाना बने, 31 ख़वातीन इसमें जान की बाजी हार बैठी और 71 बच्चे जिनका नुकसान हुआ। और अगर हम आगे चलकर और बात कर लें तो इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि वफाकी दारुल-हुकूमत में भी इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल बनी है, तकरीबन 3 स्पेल्स वहाँ भी आए हैं जहाँ 8 जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, जिसमें 3 मर्द हज़रात, 1 खातून और 4 बच्चे भी शामिल हैं। एंड ओवर
फॉर दैट अगर हम बात करें सिंध में, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल बन रही है, लेकिन जो पिछले दिनों एक स्पेल रहा बारिशों का उसमें बहुत नुकसान हुआ और शायद सिंध उसके लिए कहा जाए कि रेडी नहीं था तो ये गलत नहीं होगा, जहां 42 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 23 मर्द, 5 खातीन और 14 बच्चे भी शामिल थे। एंड बलूचिस्तान जहां पर इस दफ़ा उतनी ज़्यादा बारिशों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, वहाँ उतनी बारिशें नहीं हुई जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एज वी से कि अक्रॉस रावी क्या होता है और उससे कितना नुकसान होता है और बारिशें कैसी रहती है। बलूचिस्तान में 24 अमवात हुई हैं, 6 मर्द हज़रात, 4 खातीन और 14 बच्चे जो हैं इसमें अपनी जान की बाजी हार बैठे। इसके अलावा हम अगर एक साइड पर अगर आप ओवरऑल व्यू देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुंचा। ये भी जो है सूबों के हिसाब से आपके सामने हमने रखा हुआ है कि तकरीबन 1500 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा जब हम बात करते हैं ऊपर के एरियाज़ की। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है जहां 1500 से ज़ायद घर हैं। फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पर कश्मीर की तो वहाँ पर 1000 से ऊपर घर, और फिर ये जो ग्रीन एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ बलूचिस्तान और सिंध में, यहाँ पंजाब की सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है। एंड येट ये मज़ीद डेवलप हो रही है। डॉक्टर फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं, उनसे ज़रा इस मामले पर बात कर लेते हैं कि अब जो ओवरऑल वेदर की सिचुएशन बनती चली जा रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये शायद एक्सपेक्टेशन थी और हम सोच भी रहे थे कि ये सब हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन ये डेवस्टेटिंग है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, या हमने शायद रेडी नहीं थे, हमने तैयारी उतनी नहीं कर रखी थी। ओवरऑल क्या सिचुएशन अपनी इस वक्त बनती नज़र आ रही है, ये भी बता दीजिएगा। और ये बताइएगा कि ये जो जितना नुकसान इस वक्त हुआ है, हम क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमारी तैयारी नहीं थी? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो इस हवाले से ये देखिए कि इसमें रिसर्च की अहमियत और वाज़ेह हो जाती है दोनों हवाले से, कि प्रेडिक्शन हमारी कितनी है और प्रेडिक्शन रिलायबल कितनी है और वो हकीकत में हम उसका कितना मुशाहिदा कर रहे हैं। आज जैसे आपने निशानदेही फरमाई, जो GB से कराची तक हम बहुत मुख्तलिफ नौइयत के सैलाबों का सामना कर रहे हैं। आप देखें कि कहीं पे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से फ्लड की सूरत हाल बन जाती है, कहीं पहाड़ों से पानी आ रहा है, कहीं इंतज़ामी मसाइल की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बन जाती है, और कहीं जो है बॉर्डर पार से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमें मतवक्के हैं माहौलियाती तब्दीलियाँ जिस रुख पे जा रही हैं, और ये हमें एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि ये मज़ीद बढ़ेंगी। अभी तो NDMA की जो एंटिसिपेशन है वो भी सामने आ रही है कि ये आइंदा बरस इससे मज़ीद स्वेयर हो सकती हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हमें बड़ी मुतज़ाद किस्म की सूरत हाल का भी सामना होता है कि एक साल हम बड़े शदीद किस्म के फ्लड से गुजर रहे होते हैं और आइंदा बरस हम एक ड्राउट से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस पानी को उस तरह से ज़ख़ीरा करने में या इस्तेमाल में लाने में ये कामयाब नहीं हो पाते। तो हर तरह से इसकी तैयारियों की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, स्ट्रक्चरल हवाले से भी, चूँकि अब तो फ्लड आ चुका है और वो बड़ी शिद्दत से मुतासिर भी कर रहा है पंजाब को। तो यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जिनको हम कहते हैं उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे यानी सिविक इंगेजमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिटी की इंगेजमेंट, खुसूसन नौजवानों की इंगेजमेंट जो है वो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुआवन होती है नुकसान को कम करने के हवाले से। आपने बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में हमारी कीमती जानों के नुकसान का भी अभी अहाता किया है कि कितने लोगों की जानें जो हैं वो इस सारे सफ़र में गई हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान। तो अब देखिए कि जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसके लिए एक तैयारी का मरहला ये भी होना चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी यूथ को डिज़ास्टर्स की सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस सिचुएशन से लोगों को निकालने के लिए तैयार करें। डेफिनेटली लोगों की मदद को पहुंचते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते, और अगर वो ट्रेंड हो, तैयार हो, तो हम इस नुकसान को और इसकी जो भी इससे जुड़े हुए मजीद नुकसान है उसको कम करने में कामयाब हो सकते हैं। तो चाहिए ये कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि आइंदा दिनों में माहौलियाती तब्दीलियाँ हमें बहुत शिद्दत से मुतासिर करेंगी। हमें इसी तरह की सूरत हाल के साथ जीना है, सैलाबों के साथ जीना है, और सैलाबों के साथ अगर जीना है तो हमें इसके साथ किस तरह से इसको मैनेज करना है, इस पानी को किस तरह से मैनेज करना है, और अब ये सूरत हाल बन जाती है तो कम्युनिटी को किस तरह से मैनेज करना है। डॉक्टर फैसल, आपने ये कहा कि मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके का डिज़ास्टर आया है। लेट मी बिगिन विद गिलगित। वहाँ पे जो पहाड़ के पत्थर और पूरा कीचड़ का सैलाब आया है, अभी जो रिसेंट सैलाब आया था ज़िला गिज़र में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ दरख्त थे ना, उन पैचेस में वो सैलाब वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, और जो बैरन एरिया था वो पूरा गांव ले गया।
हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं है, उसके ऊपर से डिफॉरेस्टेशन, कितनी बड़ी तबाही हम खुद कर रहे हैं अपनी। जी, आप दुरुस्त निशानदेही फरमा रहे हैं। देखिए, अब ग्लेशियर्स के हवाले से देखें, रिसर्च की अहमियत और बढ़ जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान को बड़े वसी पैमाने पे मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस तरह की कितनी एंटिसिपेशन है। अभी तक जो तहकीक हमें बता रही है वो ये कह रही है कि यहाँ पे 52 ऐसे मकामात हैं जहाँ से ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो हैं, जो ग्लोव्स जो हैं वो मतलब रूनुमा हो सकते हैं। दूसरी तकरीबन 1.6 डिग्री के करीब टेम्परेचर भी बढ़ा है उस इलाके का। ये जिस ग्रीन कवर लॉस की आप बात कर रहे हैं, एक तो उसकी वजह से और एक कुछ बैरूनी और ग्लोबल अवामिल की वजह से, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और दूसरा उनकी मेल्टिंग की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये भी उम्मीद, ये खदशा और ख़तरा भी जुड़ा हुआ है इसके साथ कि आइंदा बरसों में 2050-2080 के करीब तो ये अंदाजे हैं कि ये 80% के करीब ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं। तो बड़ी संजीदगी से इन इलाकों की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को एक तो कम रोका जाए और एक तो दुरुस्त अंदाज़ा हमारे सामने आए। देखिए, मुतज़ाद किस्म की आरा आती हैं कि हमारे पास टोटल ग्लेशियर्स हैं कितने। पाकिस्तान का 70 से 75% फ्रेश वाटर वहाँ से आता है। ग्लेशियर्स की जो तादाद है वहाँ पे, जो हमारे अपनी एस्टिमेशन हैं वो 6000 के करीब हैं, 6500 के करीब हैं। इसी मोड की एस्टिमेशन है कि 7000 से ज़ायद। लेकिन यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है, उनके अंदाजों के मुताबिक ग्लेशियर्स की तादाद 13000 के करीब। अब उसमें ये हो सकता है कि उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा बेहतर है इसको मॉनिटर करने की, तो वो उनको ज़्यादा ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बड़े ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि हमने शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट, कैसा शिफ्ट, लोग अपनी जगह बदले, लोकेट डिफरेंट, किस तरह का शिफ्ट चाहिए हमें अब? अच्छा, ये तो जो साइट्स हैं ना, जो अब अगर सिर्फ जीबी की और ग्लोव्स की साइट जो है वो बात करते हैं हम, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो जो साइट्स हैं वो किन इलाकों में किन लोगों को मुतासर कर सकती हैं। अगर ये लेक्स जो वो आउटबर्स्ट होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको पहले तो लोगों को इस चीज़ पे राजी करना चाहिए कि ये ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल। रिमेंबर कि हमने इस पे एक सेगमेंट किया था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी डिड अ सेगमेंट ऑन दैट कि जो वो कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ से ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है। वेल, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड मोर। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, बट अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और वो तमाम तरह अफराद जो कि इस वक्त सैलाब में फंसे हैं उनके लिए हम दुआ भी हैं, निकल चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए दुआ। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो जो स्क्रीन पर हम नंबर्स चला रहे हैं उससे आप मदद हासिल कर सकें। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान हैज़ बिन रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल। हमने कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा, जब बारिशें आई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए खोले। सो प्लीज़ कीप हेल्पिंग। वेल, हमें आगे बढ़ना है। हम फ्लड के हवाले से, बारिश के हवाले से तो अब आपको बता ही रहे हैं, बट टेल मी व्हाट डू यू हैव इन सियासी नाश्ता फॉर मी एंड फॉर द व्यूअर्स टुडे। अच्छा भाई सादिया साहिबा, सबसे पहले तो मरी में हुई है बड़ी बैठक और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छांगला गली में हुई है गैर मामूली मुलाकात। बिल्कुल, और सियासी आईनी अमूर समेत सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर भी बात हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक? पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर इक़दामात से ब्रीफ किया गया है और सैलाब से मुतासर अजला में फ्लड इमरजेंसी के नफाज पर भी गौर किया गया है। अच्छा, अब रोज़ाना मैं आप बताऊं सियासी नाश्ता, किसी दिन आप भी तो करवाएं। अच्छा भाई, तो फैसल मेरे पास है आज फिर हलवा, किशमिश। अच्छा, आपने नाश्ते में ये जो बताएं कि आपकी क्या लाइकिंग्स क्या हैं? वैसे मैंने तो आपको एक ऑप्शन दे दिया है, आपके सामने रख दिया है। मेरे फिज़िकल तो मुझे हलवा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो न्यूज़ का एक हलवा किशमिश नहीं, हलवा एक कशमकश बना हुआ है और वो हलवा कशमकश जो है वो है पीटीआई की सूरत हाल। तो आज आपके सामने ये हलवा कशमकश सामने रख देते हैं। अब बात यह है कि ना करते हाँ भी कर रहे हैं। पीटीआई ने NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया है और इसके साथ साथ सियासी कमेटी के एलामी के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में जो नाअहली जिनको हुई है
उन अरकान को पीटीआई अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है, और एक तरफ तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। एडका पर्सन अफसा कोमल, मेज़बान पॉलिसी पॉइंट, हमारे साथ मौजूद है। अफसा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, अब पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने और ना लेने में तकसीम का शिकार दिखाई दे रही थी, ठीक है, एक में तो उसने कर दिया है। क्या समझती हैं आप, अगर पीटीआई इंतखाबात में नहीं लेती हिस्सा, पार्लिमानी सियासत से दूर होती जाएगी? क्योंकि सिचुएशन ये है कि जुनैद अकबर भी पीएसी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पार्लिमानी सियासत में पीटीआई के रोल को कैसा देख रही हैं आप आने वाले दिनों में? जी, दोनों का किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत अहम होता है कि वो अपनी स्पेस को खाली ना छोड़ें, और पार्लियामान में अगर आपको स्पेस मिले, खा आपके कितने ही एतराज़ात क्यों ना हो इलेक्शन से, जिसके बाद वो पार्लियामान क़याम में आई, लेकिन आप फिर भी अपनी जो स्पेस होती है उसको बरकरार रखते हैं। पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल रही, रिजर्व सीट्स के एतबार से पार्लियामान के अंदर वो अपने जो खदशात हैं उसका इजहार करते रहे, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो बहुत अहम थी, जिससे जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमत से बहुत अहम मामलात के ऊपर जवाब तलबी होती रही, और ये उन अवाम का जिन्होंने वोट देकर असेंबलियों तक भेजा होता है अपने नुमाइंदगान को, उनका हक होता है कि वो पार्लियामान में उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। सो अपोजिशन का किरदार अदा करना पार्लियामान में जितनी भी स्पेस आपके पास मौजूद हो वो बहुत ज़रूरी होता है। पीटीआई के हवाले से हम एक पैटर्न देखते हैं जो कि हमें अमूमी तौर पर नजर आता था दीगर सियासी जमातों में, कि वो कितने ही मुश्किल हालात से क्यों ना गुजर रहे हों, चंद एक लोग मुख्तलिफ महाजों पर काम करते थे, कुछ पार्लियामान में एक्टिव होते थे, खास स्पेस कितनी ही कम क्यों ना हो। माजी में भी हमने देखा तकारीर की इजाज़त नहीं रहती थी उन सियासी जमातों को जो रिसीविंग एंड पे होते थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने लिए स्पेस क्रिएट करके वो अपनी आवाज़ पार्लियामान के जरिए भी सामने रखते थे। फिर उसके अलावा हमने देखा कि मुख्तलिफ महाजों के ऊपर भी उनकी पार्टीज़, मुख्तलिफ पार्टीज़ के कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होना था पीटीआई का, अगर वो कम अज़ कम ऐसी कमेटीज़ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह मौजूद रहते अपनी चेयरमैनशिप। और जो पीटीआई की मीटिंग हुई उससे भी हमें इत्तलात यही मिली थी कि बहुत सारे अरकान की, ये पीटीआई के रहनुमाओं की ये राय थी कि जिन कमेटीज़ की चेयरमैनशिप हमारे पास है उनसे हमें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया। ये पीटीआई ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है कि किस हवाले से किया गया, लेकिन आइंदा दिनों में हुकूमत जो कानून साजी करती है वो इन कमेटीज़ में रहकर पीटीआई कम अज़ कम अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी, और ये मुझे लगता है कि मौका यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। मैं समझती हूँ, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है कि ये एक दुरुस्त फैसला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब सर वुड यू थिंक अबाउट ऑपोजिशन लीडर के जो नाम सामने आए हैं सेनेट के लिए? अब अलामा नासिर अब्बासी का नाम है और कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम है, एंड डायरेक्टली ये नाम इमरान खान की जानिब से तजवीज़ आई हैं इस नामों की। शिबली फराज आजम स्वाति की जगह ये नाम सामने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, इनकी स्टैंडिंग क्या है और क्या पकड़ा है इसके पीछे? जी देखिए, दोनों शख्सियात का जो इंतखाब था उसके पीछे एक माइंडसेट हमें यही नज़र आता था। बिलखुसूस महमूद खान अचकज़ई साहब का पाकिस्तानी सियासत के में एक किरदार रहा है, खा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या फिर पीडीएम के दौर में भी वो बहुत एक्टिव रहे। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन माजी में एक रख चुके हैं, उनके साथ तहरीकों में शामिल रह चुके हैं और आपस में अच्छे ताल्लुकात रखे हैं उन्होंने। ऐसे मौके पर जब पीटीआई हमें एक बंद गली में जाती हुई नज़र आ रही थी, न सिर्फ पीटीआई अंदरूनी तौर पर किसी को ये इख्तियार देने को तैयार नहीं थी, जैसा कि बैरिस्टर गौर साहब का जब इंतखाब हुआ तो एक आम तासुर था कि उनके ज़रिए हुकूमती पार्टी से बातचीत की जाएगी। हुकूमती पार्टीज़ का एक इल्ज़ाम ये भी रहता है कि पार्लियामान में कुछ ऐसे पीटीआई के जो ऐसे रहनुमा हैं कौमी असम्बली में, वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो ये कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब का जो इंतखाब किया गया उससे एक आम तासुर तो हमें यही मिला, जो कि अब इमरान खान साहब का जो रिसेंट स्टेटमेंट है और उनकी अहम शख्सियात के हवाले से जो तनकीद है उसके बाद हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश बन रही है मुज़ाकरात या बातचीत की। लेकिन इन गैर मामूली हालात में भी महमूद खान अचकज़ई साहब हमें वो किरदार नज़र आते हैं पाकिस्तानी सियासत का एक कदावर सियासतदान के तौर पर जो ये किरदार अदा कर सकते थे। और हमने अपने शो में बोल न्यूज़ पर जब बात की महमूद खान अचकज़ई साहब से, तो उन्होंने ये पैगाम भी दिया था हुकूमती इत्तेहाद को कि अगर आप हम सब साथ बैठते हैं तो उसके लिए मैं भी किरदार अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज जब आप और हम बात कर रहे हैं इस बारे में,
मुझे इसके चांसेस भी कम नज़र आते हैं। इन दोनों का नाम इसलिए भी तजवीज़ किया गया था क्योंकि दोनों जो दीगर अपोजिशन लीडर्स पहले रहे, दीगर रहनुमा, उनके केसेस के हवाले से फ़ैसला करना था। कुछ वक्त से पहले अनाउंसमेंट की गई और आपके सवाल के मुताबिक तासुर यही गया कि कुछ मुज़ाकरात का रास्ता बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल अब हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ अचकज़ई साहब के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में भी हमें अब कन्फ्यूजन नज़र आती है इस हवाले से कि नाम का ऐलान पहले क्यों कर दिया गया जब पार्टी ने डिसाइड नहीं किया था कि फाइनली आगे किस तरीके से चलना है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ताकत का मरकज़ कौन है जमात में। पीटीआई रहनुमा पहले बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के बारे में ये वाज़ेह करते हैं कि नहीं जी, इनका किरदार गैर सियासी है, लेकिन यू नो इट योरसेल्फ, पार्टी के अंदरूनी इजलासों की इत्तलात, अडियाला जेल के बाहर मीडिया से की जाने वाली गुफ्तगू, क्या तासुर मिलता है? कौन है पार्टी में ताकत का महवर? देखिए, सियासी और गैर सियासी होने की तफरीक उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ रिसीविंग एंड पे होती हैं। पाकिस्तान के सियासत के माजी में हमने देखा कि भुट्टो साहब हों तो उनकी बेनज़ीर भुट्टो ने उनके लिए आवाज़ उठाई। मियां नवाज़ शरीफ साहब मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे थे और बहुत से लोग टीवी पर बैठकर ये तबसरा करते थे कि अब दोबारा ये कभी हुकूमत में नहीं आ सकते और सियासत का तो ये नाम भूल जाए। लेकिन उस वक्त उनकी साहिबजादी जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने अपने वाले साहब के लिए आवाज़ उठाई। उनका तो चले दोनों का एक पॉलिटिकल करियर का आगाज़ हुआ। उसके साथ साथ पीटीआई के हवाले से ये सवाल इसलिए किया जाता है कि इमरान खान साहब की पूरी सियासत मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज उन्होंने किया और कुछ हद तक उनकी इस बात से इत्तेफाक भी मैं करती हूँ कि पाकिस्तान में नेपोटिज़म और मौरूसी सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। मेरिट्स के ऊपर सियासी नुमाइंदगान को आगे आना चाहिए, सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन आज जो हालात है उसके लिए यही दलील ये सियासी जमातें माजी में दिया करती थी कि जो फैमिली के लोग होते हैं उनके साथ ट्रस्ट का ऐसा एतमाद का लेवल होता है कि वो तर्जुमानी कर पाते हैं लीडरान की, जबकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि सियासी जमातें बिखर जाती हैं, या तो उनको दानिस्ता तौर पे तोड़ दिया जाता है या उनके अंदर इत्तेफाक राय नहीं रहता जब पार्टी का लीडर जेल चला जाता है। इसी सूरत हाल का पीटीआई शिकार है। इमरान खान साहब की एक लंबी सियासी स्ट्रगल है 25 साल की, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ ज़रूर देखी जो एक कमज़ोरी रही उनकी कि वो एक ऐसी टीम डेवलप नहीं कर सके कि खा जब वो हुकूमत में आए थे तो बुनियादी मसाइल के हल के लिए को बात सामने रखी जाती, या आज जब वो एक रिसीविंग एंड पे ऑपोजिशन में मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो कुछ लोगों के पास ऐसा इख्तियार होता जो जेल से बाहर है, जो पार्टी को चला सकते। तो ये एक वीकनेस रही है उनकी पार्टी के एतबार से। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी फैमिली का सामने आना, उनकी बहनों का एक किरदार अदा करना, वो हमें उसी सिलसिले की कड़ी नजर आता है जो माजी में दीगर सियासी जमातों की फैमिलीज किरदार अदा करती रही हैं। बहुत शुक्रिया अफसा फॉर योर टाइम, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो टुडे। अच्छा, ये तो हो गया ना कि हमारे मुल्क में क्या नाश्ता है, बट सफारती महाज में भारत के लिए अमेरिका ने क्या मेन्यू रखा हुआ है, जरा ये बता दीजिए। मेन्यू नहीं रखा, कहते मेनू तेनू ये वाला रखा हुआ है। तो जनाब जो अच्छा भारती ना ये कह रहे थे कि ये ट्रम्प ये क्या कहेगा, ये जो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो होना शुरू हो गया है। हुआ ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात हुए नाकाम और उसके बाद जो 50% टैरिफ है जनाब आली, जैसे कि अभी आपने ग्राफिक्स में भी देखा, थंप करके जो लगा है ना ठप्पा, तो वो लग गया है ठप्पा और इजाफी 25% टैरिफ आयद हो गया है, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 25 और 25 50 एंड दैट्स नहीं 25 तो मैच में होता है। भारत के लिए 25 100% डूब गया बेचारे वो। एक्चुअली टू बैड। और अगेन वही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि भाई आप किस तरह से यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए मुसलसल रशिया को सपोर्ट कर सकते हैं बाय बाइंग फ्यूल फ्रॉम देम, और ये बात की गई है अब, हालांकि भारत जो है वो फ्यूल ले रहा है अब से नहीं बल्कि यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया से जब से जंग शुरू हुई है तभी से। असल मुद्दा पता है क्या है? असल मुद्दा ये नहीं है, किसी को ये नहीं पड़ी कि जी आप जंग को हवा दे रहे हैं फला ढिमका। असल जो इसमें खुल के चीज़ सामने आई वो ये कि भारत के जो अडानी वडानी थे वो सबसे बड़े बायर थे इस तेल के, सस्ते दामों खरीदते थे और महंगे दामों बेचते थे। तो असल गेम जो है वो ये हो रही थी। तो जनाब आली अब भारत को कितना बड़ा धचका है, उससे पहले एक और बड़ी शानदार सी, बल्कि वो क्लिप हम निकालना भूल गए, ऐसे मुँह ज़बानी बता देते हैं। वहाँ की एक एंकर है और वो ये कह रही थी कि अगर टैरिफ लग जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिकी जो है वो ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे। Exactly. अरे आपके बिक नहीं पाएंगे,
तो फिर किसको नुकसान होगा? चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर माशियात चौधरी अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो उनके नए नए सिक्कों पे भारतीय मीडिया के हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सर बताइए, अब ये कि भारत पर अमरीकी टैरिफ का जो इतलाक हो चुका है, अब स्टॉक एक्सचेंज भी भारत की वो भी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, भौचाल नज़र आया, करेंसी भी गिरावट का शिकार आप हमें नज़र आई है। तो ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे इस सिचुएशन को? देख, भारत और अमेरिका के टैरिफ के इमलाक हैं, वो तो आपको पता ही है कि भारत जो है वो रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है, और उसको ना सिर्फ ये कि खरीद के खुद उसको यूटिलाइज कर रहा है, बल्कि उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन और G7 के जो कंट्रीज हैं उनको भी बेच रहा है। तकरीबन जो है ना वो 70 अरब डॉलर का तेल जो है वो पिछले साल भारत ने खरीदा है रूस से, और उसमें से काफ़ी उसने खुद भी यूटिलाइज किया, और बाकी जो है वो उन्होंने दूसरे ममालिक को भी बेचा है। अमेरिका का इस हवाले से जो है वो क्लियर स्टांस है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी आपका हमारे साथ जो है वो चूंकि ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको जो है ना आपने अगर प्लस में करना है तो ही हम आपके साथ कारोबार कंटिन्यू रख सकेंगे, अदरवाइज जो है वो हम आपके ऊपर टैरिफ आयद करेंगे। 25% जो है वो पहले था, उसको डबल कर दिया 50%, जिसका इतलाक जो है वो कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। देखें, इसको अगर हम देखें तो हर एक मुल्क अपने अपने तरीके से आजकल अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इंडिया की अपनी तरजीहात हैं, अमेरिका की अपनी तरजीहात है। दोनों ममालिक अपने अपने जो है ना वो फ़ायदे को देख रहे हैं, और अमेरिका जो है ज़ाहिर है वो चाह रहा है कि हमारा जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो, और उसमें जितना इंडिया का किरदार है उतना वो उसको सब्सटेंशिएट करे। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपनी जो है ना वो फ़ायदे का जो है वो सौदा देख रहा है। रशिया से जिस तरीके से वो खाम तेल ना सिर्फ मंगवा रहा है, बल्कि उसके अलावा भी जो है वो उसकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो जो अच्छे मतलब उसमें जंगी साजो सामान हो गया या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से मंगवा रहे हैं, और खुद उसको रशिया को भी भेज रहा है। अच्छा, भारत का स्टांस उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका ये कहना है कि जी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज भी रशिया से परचेज कर रहे हैं, चाइना भी जो है वो परचेज कर रहा है, तो जब वो परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां नहीं है, तो इंडिया के ऊपर क्यों? तो वो एक किस्म का अगर देखा जाए तो बड़ा बोल्ड स्टांस है मोदी गवर्नमेंट का, और हो सकता है कि ये रिवर्ट बैक भी कर जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त लग यही रहा है कि ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, टैरिफ इस वक्त क्या इस जो खुली है उसके लिए पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है? व्हेन आई से दैट आई मीन कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत से पाकिस्तान उसको ले सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकता है? देखिए, इंडिया की जहाँ तक बात है ना, तो इंडिया की जो है ना वो जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना वो टेक्सटाइल गुड्स हैं, ज्वेलरी है, सर्जिकल आइटम्स हैं, और इस तरह के मतलब आइटम्स हैं जिनको जो है ना वो जो अमेरिका है उसके पास उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। मसलन अगर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स इंडिया से अमेरिका अगर नहीं मंगवाता तो पाकिस्तान का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, वियतनाम का ऑप्शन अवेलेबल है, बांग्लादेश का अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंडिया एक टेंटेटिव जो लॉस है उसको फोर्सी करके बैठा हुआ है, कैलकुलेट करके बैठा हुआ है, और इंडिया किस उसमें क्या करता है या क्या नहीं करता उसके ऊपर हमें मेरे ख्याल में ना खुश होने की जरूरत है, ना हमें उसके ऊपर परेशान होने की जरूरत है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा है, बिल्कुल है। खास तौर पे जो सीपैक का जो सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है उसकी वजह भी यही है, अमेरिकन टैरिफ टाइप की जो ट्रेड इन्होंने शुरू कर दी है। उसके बाद अब चाइना के ऊपर भी ज़ाहिर है टैरिफ ज़्यादा है, तो चाइना के जो इवन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के जिनमें टेक्सटाइल सरे फहरिस्त है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो अमेरिका को पहले चाइना डायरेक्टली भेजता था। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जोन जो है उनको इस्तेमाल करके चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से फिर चीज़ें जो है वो अमेरिका को जाएं। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जो हमारे यहाँ के ताजिर हैं उनके पास भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो चावल हैं वो अमेरिका में जो है वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो मैंगोज़ हैं, फ्रूट्स हैं, या कीनू, आम, माल्टे, ये चीज़ें हमारी वहाँ पे बेतहाशा जाती हैं। उसके साथ साथ टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं, सियालकोट में स्पोर्ट्स की गुड्स हैं, तो उनसे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें आ सकती हैं और हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना
इस वक्त हिसाब किताब यही है कि हर एक मुल्क अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। और मैं यहाँ पे जो है ना वो अपने फील्ड मार्शल साहब की बड़ी जो है ना वो पॉलिसी की इसकी हिमायत करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि चाइना को बैलेंस रखा है, बल्कि अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं। और यही हमारे मुल्क की इस वक्त फ़ायदे की पॉलिसी है। यही खारजा पॉलिसी हमें चाहिए, यही हमें इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, ताकि तमाम मुल्कों के साथ हम ट्रेड कर सकें और बैलेंस लेके चल सकें। इस ज़माने में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का पक्का दुश्मन नहीं है। हर एक के अपने अपने मफादात हैं और हमें अपने मफादात को देखना चाहिए, जिसे हमारी अच्छा, हुकूमत और हमारे जो चौधरी अकमल साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए फौरी तौर पे कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, बोथ इकोनॉमिक एंड सफारती? जी, सिफारती इक़दामात के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो उसमें जो है वो हुकूमत को चाहिए कि जो हमारे यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या एफपीसीसीआई है, दीगर जो हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनके दूसरे मुल्कों में चाइना और अमेरिका या दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पे ट्रेड डेलीगेशंस को वहाँ पे राइट। भेजना चाहिए। और जो हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट मसनूआत हैं, जिनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जिसमें हम लोग वैसे ही जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे उसमें हमारी परफॉर्मेंस है। चाहे सियालकोट की आप स्पोर्ट्स ऑलराइट, चौधरी अकमल साहब, इंडस्ट्री बहुत को ले शुक्रिया, लें या आपके रनिंग आउट ऑफ टाइम। फिल वक्त ले रहे हैं ब्रेक, यू स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिकेट की, और मुझे तो अभी से डर लग रहा है बॉस। हाँ, वो नेचुरल सा हो गया हमारे लिए मेरे ख्याल में अब। नेचुरल सा, नेशनल सा डर हो गया है ये कि से अफ्रीकी सीरीज़ है, इसमें टीमें सुन लें आप। हम हैं पाकिस्तान, उसके अलावा है अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात। और हमें डर लग रहा है। हमें डर लग रहा है, अफ़गानिस्तान से भी लग रहा है, अफगानिस्तान से एक्चुअली ज़्यादा लग रहा है, और कभी कभी यूएई से भी लग रहा है कि यार रात को हम तसल्ली देके सोते हैं, लेकिन सुबह हम फिर डर में मुब्तला होते हैं कि यार पता नहीं क्या करेंगे हम। एब्सोल्युटली। तो अब पहले कुछ फुटेज दिखाते हैं जी। सेशन हुआ और उस उसके बाद सेशन क्या में हुआ? जो है वो जो है हमारे लोग जो है खेल कूद रहे थे। प्रैक्टिस सेशन भी हुआ और प्रैक्टिस सेशन के मतलब तैयारी पूरी हो गई ना, हमेशा की तरह हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तवाना है। और उसके बाद जब हम जाते हैं सीरीज़ खेलने के लिए तो हम फिर पूरी तरीके से थके हुए होते हैं। थक जाते हैं। स्क्वाड तो अनाउंस हुआ है, उस स्क्वाड पे वसीम अकरम और मिकी आर्थर ने भी जो है कुछ अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कौन सी स्क्वाड है जो बगैर तहफ़्फ़ुज़ात के आगे चली जाती है? एग्जैक्टली। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। लेट्स बिगिन विद द थिंग के मुझे याद है कुछ शोज़ में वसीम अकरम बहुत लेके बाबर को जी के ये कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। फिर उनका ये भी बयान आया था कि जिस फ्रेंचाइज में वो थे उन्होंने बाबर को कहा कि ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो वो नाराज़गी अभी And कैसे now- अभी उनको कैसे ये हो गया कि जी बाबर को होना चाहिए मुझे टीम समझ में में। नहीं आ रहा, इधर सोचे कि उधर सोचे। देखिए, ये तो एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आपको पता है क्योंकि अगर अभी की बात करूं, ये अभी की रासलीला नहीं है, बहुत पुरानी है। जब एक प्लेयर जो सा वो बिल्डअप हो रहा होता है, जब उसके ऊपर एक अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो बहुत से लोग बात करते हैं कि यार अपना इसको टीम का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर कुछ ना कुछ आपको पता है फ्लॉज बीच में निकाले जाते हैं। चाहे स्ट्राइक रेट की बात करें, चाहे मॉडर्न डे अपना टेक्निक की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। आज मुझे याद है कि थोड़ा से पहले आप चले जाएं तो हम लोग हमेशा बात कर रहे थे स्ट्राइक रेट को लेके कि यार मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, हमें एक स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए। स्ट्राइक रेट नहीं होगी तो क्या वो पाकिस्तान टीम compete कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम भूल गए थे कि वन डायमेंशनल क्रिकेट नहीं खेलनी, आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ना कोई, खास करके मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको बैट्समैन चाहिए जहां पर आपका अल्लाह ना करे कोलैटरल डैमेज ऊपर से हुआ तो आके सस्टेनेबिलिटी कौन लेके आएगा। आपके पास सीनियर कैंपेनर मौजूद नहीं है अभी भी। अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें, जो आप इंटर में बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। डर इसलिए लगता है क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि जब भी इनकी ज्यादा हम तरफदारी करें कि यार नहीं बहुत तगड़ी साइड है, T20 ये करेगी, तो ये ऑपोजिट चलते हैं। जब इन पे ऑन अ लाइटर नोट क्रिटिसिज्म होता है तो ये आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेलते हैं। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है उनकी होम कंडीशंस में। वो अफगानिस्तान टीम नहीं रही जिसपे हम बात करते थे कि यार अपना नहीं, ये वो टीम है जो कि ठीक है अभी बन रही है, एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के पास। उन्होंने अपने टाइम पे बड़ी बड़ी टीम्स को अपसेट किया है। मैंने उस टीम बनते हुए अपने सामने देखा है, क्योंकि जब यूएई के लिए खेल रहा था, अफगानिस्तान के खिलाफ 18 मैच खेले, मैंने उस टीम को बनते हुए देखा है। आज भी T20 की वन ऑफ द टॉप साइड्स थी। जब वो क्वालिफायर्स भी खेल रहे थे, यूएई के खिलाफ करूं या जिस टीम के खिलाफ, वो एक टॉप साइड आपको नजर आती थी। आप जो फोर स्पिन बॉलर्स ऑप्शन की बात करते हैं अपना अफगानिस्तान के अंदर खास करके, तो जो स्ट्राइक रेट है वहां पर वो चीज मैटर नहीं करेगी। वो मैटर करेगा कि आप उस विकेट के ऊपर किस तरीके से हिकमत अमली पे जाते हैं। क्योंकि
याद रखिएगा शारजा है चाहे दुबई है, यहाँ पर 137, 135, 140 एक डिफेंडिंग टोटल आपका आता है। अगर आपकी बॉलिंग यूनिट अच्छा है, अगर वो परफॉर्म करी स्पिन बॉलिंग खास करके शारजा के अंदर बात करें तो आपको पता है जिस वक्त भी या आप टॉस के दूसरे नंबर पे जब आप बॉलिंग करवाने जाते हैं तो बैटिंग टीम को मसला होता है, क्योंकि वहां पर बॉलिंग तो बैठता है और वहां पर बॉल ग्रिप बहुत ज्यादा स्पिनर्स का करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्राइक रेट की जो लत हमने लगाई थी कि यार एंड बीइंग स्ट्राइक रेट अवेयर कि अफगानिस्तान हैव बीन रिसेंटली प्लेइंग अ लॉट ओवर देयर, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो वैसे तो सारी टीमों के स्पिनर्स से, लेकिन खास करके अफगानिस्तान के स्पिनर से भी घबरा जाते हैं अब। देखें, अगर पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सबसे पहले आप चले जाएं, आपको पता है कि हमने लंबा अरसा डोमिनेट तो खेला, किया था। मैं या फिर वही सवाल पूछता हूँ सबको कि यार आखिर मसला क्या हुआ? आपको याद हो 2022 का वर्ल्ड कप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने फाइनल्स खेला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर उसके बाद आपने यूएई के अंदर सेमीफाइनल्स के अंदर आपको शिकस्त हुई, तो सब बात करने लग पड़े कि यार ये अनबीटेबल टीम है पाकिस्तान, जो एक फाइट आपको नजर आती थी। सारा डाउनफॉल मैंने आपने तो नहीं किया ना। यस क्रिकेट बोर्ड की जितनी, मैं कहता हूँ कि शरारत ही कहूंगा, जितनी शरारत क्रिकेट बोर्ड के मामलात के अंदर होती रही है, तो डाउनफॉल तो वहां से टीम का स्टार्ट हुआ कि शायद प्लेयर्स के अंदर एक अना भी बन गई कि यार ये कप्तान बन रहा है, वो कप्तान बन रहा है। फिर एक इंसान है ना, उसके दिमाग में चीजें आती हैं कि पता नहीं शायद उसने ये कॉन्स्पिरेंसी मेरे खिलाफ ना खेली, तो सारी डाउनफॉल तो वहां से आपका स्टार्ट हुआ था चॉप्स एंड चेंजेस में। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो ये जो फ्लॉ एक मिडिल ऑर्डर की मैंने बात की ना, ये तो आपको बहुत अरसे से पहले नजर आ रहा है। चाहे वो बाबर की बात करें कि बैट एंड पैड का आपको गैप नजर आता है, स्पिन खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर की अगर मैं बात कर लूं, राशिद खान इंप्रेसिव जरूर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने मुजीब की बात कर लें तो इनके पास ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं काउंटर अटैक थोड़ा सा अच्छा किया है। लेकिन ये टीम डिफरेंट है, ठीक है, मुझे पता है क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, सारे मामलात हैं, मैं कहता हूँ उसको बैकअप करना है आपको। आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप नई टीम बनाएं T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप सोच रहे हैं कि हमने टीम बनानी है, फिर इस टीम को बैकअप करना पड़ेगा आपको। मुझे पता है नए लड़के, और एक चीज होती है जब एक नया लड़का, और खास करके जब ऐसी सर्कमस्टांसेस हो, तो ये जब लड़के खेलने जाते हैं इनके दिमाग में दो चीजें होती हैं, एक तो आपने टूर्नामेंट में लड़ना है, और आपने अपने आप से भी लड़ना है कि यार मैंने प्रूफ करके देना है, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है, मैंने एक शट अप कॉल देनी है, मैंने परफॉर्म करके देना है, तो इनके ऊपर एडेड प्रेशर होगा यहाँ पर। मेरे लिए जो सबसे बड़ा मसला है, मैं इसलिए बार बार मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि आपके जब पूरी बैटिंग ऑर्डर की मैं देखता हूँ, हसन नवाज परफॉर्म कर रहा है, उसकी रीच अच्छी है, उसके बैट बैट फ्लो की बात करें, वो सारा कुछ आपको नजर आता है। लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि थोड़ा सा ग्राफ्ट भी कर सके इनिंग्स को, क्योंकि आपकी ओपन से लेकर आप ओपनर चले आप भिजवाते हैं, साहिबजादा फरहान आपके साथ, साइम अयूब अच्छी फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, फखर का अच्छा है कि वो वापस आ रहे हैं। चौथी पोजीशन अब पता नहीं हसन नवाज को खिलाया जाता है वहां पर, सलमान अली आगा कहां पर खेलते हैं, फिर छठे पे शायद हारिस को खिलाया जाए। तो जो मिडिल ऑर्डर, फिर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास ज्यादा जोन से वो एक सेमनेस किस्म की बैटिंग है, या जहां पर जल्दी खिलाड़ी आउट होंगे वहां पर आपको डिफरेंट हिकमत अमली से जाना, चाहे वो हसन नवाज है चाहे सलमान अली आगा। तो दैट्स द प्रेशर पॉइंट, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान वो जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है उसको किस तरीके से काउंटर अटैक करेगा। ओके अच्छा जनाब, ये तो हमने बैटिंग की बात कर ली है। वो बैटिंग पाकिस्तान की जो हमेशा ही हैफाजत रहती है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग, द पेस अटैक एंड द स्पिन। अगर आप वी डोंट नो अबाउट यूएई, वो तो सरप्राइज पैकेज होगा ही हमारे लिए, हालांकि उनके जो कोच हैं भारतीय निजात लालचंद राजपूत साहब, वो भी ये भड़की लगा चुके हैं हरा देंगे पाकिस्तान को, तो वो तो फिर बात की बात देखी जाएगी। बट अगर कंपेयर करें अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो है थोड़ा बहुत हमारा, और अफ़गानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, आपको कंट्रास्ट लगता है? देखिए, नवाज अगर अपनी चले, मैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, एक अच्छी बात कि आप सुफियान मुकीम को लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपने उन विकेट्स के ऊपर खेलना है जहां पर स्पिन डोमिनेट करती है। आपने पूरी हिस्ट्री भी उठा के दुबई स्पोर्ट सिटी की देखिए, शारजा की देखिए, स्पिन डोमिनेट करती है। एक एडेड आप अच्छी चीज लेके आए, वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर इफेक्टिव होता है इन विकेट्स के ऊपर, क्योंकि वो जो एयर में डिसीव करता है वगैरह, आपको प्लस पॉइंट दे जाता है। अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान स्पिनर्स विद अफगानिस्तान स्पिनर्स, उनको एज है, क्योंकि उनके स्पिन बॉलिंग ट्रायो आपको पता है वो हर जगह मशहूर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त में उनका बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ, सरप्राइज पैकेज था। उसके बाद चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, किसी भी टीम के खिलाफ हो, उन्होंने अपना स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक बड़ा तगड़ा इस्तेमाल किया, और वो या नजर भी आपको आया। कहीं ना कहीं उनके, मुझे पता है, अप्स एंड डाउन्स मामला चलते हुए हैं, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के, उसको काउंटर अटैक करना इज अ डिफरेंट हिकमत अमली से पाकिस्तान को जाना पड़ेगा यहाँ पर। रहा सवाल, अगर आप यूई टीम की बात करते हैं, चलिए ट्राई नेशन की आप बात करें, यूई टीम आकिब जावेद इनके भी कोच रहे हैं, वो मिक्स एंड मैच है, पाकिस्तानी इंडियन लड़के आपको पता है श्रीलंकन, जहां तक के मिक्स एंड मैच का वो टीम बनी हुई है। वो इसलिए एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं क्योंकि लेट्स बी फ्रैंक, उन्होंने बांग्लादेश टीम को शिकस्त दी हुई है। आपको पता है जब एक सीरीज हुई थी, ठीक है, जी। बांग्लादेश के लड़के तो उसमें सीनियर मौजूद नहीं थे, लेकिन लेट्स टू कम टू रियलिटी कि आपने डिफीट किया था, वो एक आपका मोराल बढ़ाता है।
यूएई का जो प्लस पॉइंट है वो है उनकी बैटिंग ऑर्डर एज कम्पेयर टू, मैं पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ या उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ, उनकी बैटिंग ऑर्डर जो है उसके अंदर फायर पावर है, चाहे वसीम है, उनको एक अच्छी बात है, एक्सपीरियंस मिल चुका है T20 का। आसिफ की बात करो, मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हैं, वो भी एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं, तो उनके पास एक फायर पावर जरूर मौजूद है। लेकिन बात सच है, देखें एक्सपीरियंस होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान इस वक्त डोमिनेट, पाकिस्तान मुझे पता है पूरा टाइम तो चलता रहा है हमारा, लेकिन आप एक पुराना क्रिकेट बोर्ड हो, आपका एक्सपीरियंस है, आपने डोमिनेट किया हुआ, अफगानिस्तान डोमिनेट कर रहा है, तो ये बैटल बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आपको ज्यादा नजर आएगी। हाँ, एक दो मैच के अंदर अगर वो गिव एंड डे पे आपको टफ टाइम दे दे तो उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो पेस बैटरी चाहे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, खास करके शाहीन लीड करेंगे पेस बैटरी को। जो एक बात की जाती है कि स्ट्राइक फास्ट बॉलर किसी भी बड़ी सीरीज से पहले एक ट्राई सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान टूर्नामेंट से पहले, वी आर प्लेइंग दिस बिफोर एशिया कप, सही है। हम ऑलरेडी बांग्लादेश को खेला है अभी रिसेंटली हमने, और हम ये बाकी दो जो टीमें हैं इसका करेंगे, श्रीलंका और इंडिया। ये दो टीमें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप जब एक्चुअली होगा तो हमारे लिए एक काइंड ऑफ मोर ऑफ अ चैलेंज होगा देन अफगानिस्तान रेस्ट ऑफ द टीम्स। व्हाट डू यू थिंक, आर वी रेडी टू फेस दीज बोथ? देखें, ये जो ट्राई नेशन आप खेल रहे हैं पहले एशिया कप से, दिस इज अ डिसाइडर। मैंने कहा ना कि प्लेयर्स के दिमाग में चीज होगी कि यार हमने परफॉर्म करना है, हमने क्या किस एक स्ट्रैटेजी आपकी बनती है कि यार ये लड़के जो उनसे ये फिट होते एशिया कप स्क्वाड में नहीं होते। अच्छी बात है, उससे पहले आपको इन विकेट्स पे कहीं ना कहीं ज्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिस मिल रही है। आपने दो टीमों का नाम चुका लिया, ऑब्वियसली वो टॉप टियर टीम्स है, श्रीलंका की बात करें या इंडिया की आप बात करें, लेकिन अगर आप पूरे एशिया कप की देखें तो कोई भी टीम उसमें आसान नहीं है। हांगकांग ने भी बड़ा टफ टाइम दिया था, आपको याद हो किंचित वगैरह जब खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ, ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए ओपनिंग जो पार्टनरशिप की थी। वहां पर कोई भी टीम जो सी आपको पता है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकती है। नेपाल ने भी टॉप एंड में पाकिस्तान को, नेपाल ने भी टॉप एंड में पाकिस्तान को चने चबवा दिए थे। लेकिन मैं शोएब भाई वाली बात पे सेकंड करूंगा, जो शोएब भाई ने एक बात की थी कि मैं खुद भी फील आज करता हूं कि शायद नहीं, ऑलमोस्ट इस ट्राई नेशन सीरीज के बाद आपको कुछ चॉप्स एंड चेंजेस वापस नजर आएंगे एशिया कप के लिए, खास करके आपकी बैटिंग की अगर आप बात करें। देखिए ना, मैं खुद हैरान होता हूँ कि जैसन गिलेस्पी अभी बयान दे रहे हैं उसके बारे में, इरफान नियाजी के बारे में, वन ऑफ दी आपका प्लेयर्स था जो खेल रहा था। मैं खुद कहता था कि यार एक ब्राइट फ्यूचर आपको नजर आता है। विद द फील्डिंग की बात कर लें, विद द बैटिंग आपको नजर कहाँ गया, अचानक आपने उसको गायब कर दिया। फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें, तैयब आपके पास ताहिर मौजूद था, उसने कुछ बीच में अच्छी इनिंग्स खेली, उसको आपने एकदम गायब कर दिया। तो ये जो मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के कि आप लोग हमेशा एक मिनट के अंदर आप जो एक आपका बैकअप प्लेयर होता है उसको भूल के आप एक नए की तरफ जाते हैं, ये नुकसानदेह आपको होता है। कहीं बैकअप प्लान्स आप बनाते हैं, तो इसलिए मैं खुद फील करता हूँ कि आपको एशिया कप में कुछ चेंजेस नजर आए। बहुत शुक्रिया अवैस। बट देन मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर हम लास्ट मोमेंट फिर कोई एशिया कप से पहले चेंजेस करेंगे तो हम किस कॉन्फिडेंस के साथ इन प्लेयर्स को एशिया कप के लिए ले, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम हर टूर्नामेंट में जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो हम जीतेंगे, लेकिन उसके बाद होता कुछ और है। चलिए, दिस टाइम विल बीट इंडिया इन एशिया कप एंड आल्सो विल विन इन एशिया कप। नाजरीन, इसी के साथ अब इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, ख्याली फैलाओ नहीं, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।